दोस्तों नमस्कार। इन दिनों अरशद नदीम दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं और नीरज चोपड़ा को पराजित करना अपने आप में उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यहां पर हम आपको ये भी बता दें कि ये पहले कभी शॉटपुट किया करते थे, डिस्कस थ्रो किया करते थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने जेवलिन थ्रो को अपनाया। इनके कोच जो हैं वो भी डिस्कस थ्रो के ही कोच हैं जो अब इनको जेवलिन सिखा रहे हैं। और ये खिलाड़ी ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ेगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन जहां तक तो सब ठीक है, हम भी इनकी उपलब्धियों पर इनको सलाम करते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। क्योंकि इनकी अगर देखें तो नीरज चोपड़ा की मां अगर कहती हैं कि वो भी मेरा बेटा है तो ये अपने आप में बड़ी यादगार और बहुत ही उल्लेखनीय बात है। और इसी तरीके से अरशद नदीम की मां भी कहती हैं कि नीरज मेरा बेटा है। तो इस तरह से दोनों मुल्कों के बीच में एक अच्छे संबंधों में स्वस्थ संबंध जो है विकसित होते हुए दिखाई दे रहे हैं इसके जरिए, इस पूरी घटनाक्रम के जरिए। लेकिन अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब जब आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं, जब आप ओलंपिक कीर्तिमान जो है अपने नाम करते हैं और आपके नाम पाकिस्तान के इतिहास का पहला गोल्ड मेडल, ओलंपिक गोल्ड मेडल जब आपके नाम दर्ज होता है तो आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। इस बात को उन्हें समझना होगा अभी, क्योंकि अभी कुछ चीजें अल्हड़पन में शायद उनसे एक ऐसा अपराध ही हो गया, मैं कहूंगा, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम भी इस खिलाड़ी के बहुत मुरीद हैं, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, बहुत गरीब घराने से आया है। और वहां अगर ये मोहम्मद हारिस डार जैसे आतंकवादी के साथ दिखाई देता है तो उसके कई गंभीर मायने लिए जाते हैं। जी हाँ, लिए भी जाने चाहिए। लेकिन इस खिलाड़ी का कोई दोष नहीं है। इस खिलाड़ी ने सिर्फ भाला फेंकने के अलावा जो इनके जो गरीबी के दिन थे उससे वो उबरा है और एक बहुत छोटे से घर में खाट बिछाकर आज भी उस पर बैठा हुआ दिखाई देता है। कोई इनके पास आता है, इनके साथ फोटो खिंचाने की मांग करता है, इनको कुछ पैसे दे देता है, तो ये यहां तक मतलब बात समझ में आती है। लेकिन अगर मोहम्मद हारिस डार जैसा आतंकवादी इनके साथ दिखाई देता है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये है वो मोहम्मद हारिस डार जो आतंकवादी है। जी हां, आतंकवादी है वो। इनके साथ अरशद नदीम के साथ देखे गए हैं। हालांकि एक मिल्ली मुस्लिम लीग है, एक पार्टी है जो चुनाव लड़ती है, और हाफिज सईद जो 26/11 के मास्टरमाइंड थे, उन्होंने इस पार्टी को गठित किया है, इस पार्टी को बनाया है, और जिसके तार जुड़े हुए हैं जमात उद दावा और लश्कर तोयबा के साथ। तो ये बड़े गंभीर मसला है। तो ऐसे भी क्या नादानी, मैं कहूंगा कि आपको देखना चाहिए, चयन करना चाहिए। हालांकि मैं मानता हूं कि अगर कोई ओलंपिक मेडलिस्ट के पास कोई जितने लोग आते हैं दिन भर में, उनसे हाथ मिलाते हैं, उनके साथ तस्वीर खिंचाते हैं, और उसमें अगर कोई आतंकवादी आता है तो ये खिलाड़ी का काम नहीं है कि उसमें कौन, क्योंकि जो आतंकवादी होता है ना, उसके सिर पे या माथे पे लिखा नहीं होता कहीं भी कि वो आतंकवादी है। वो आपको बाद में पता चलता है कि ये आतंकवादी था जिसके साथ मैं खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा था। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि उनको इस चीज पर थोड़ा सा संवेदनशील ये मामला है, क्योंकि आपकी साफ सुथरी छवि है। आपको दुनिया भर में एक सैल्यूट किया जा रहा है आपकी इस उपलब्धि के लिए। ये छोटी बात नहीं है। ओलंपिक गोल्ड मेडल पाकिस्तान के इतिहास में कभी नहीं मिला, हॉकी को छोड़कर। इंडिविजुअल इवेंट का पहला गोल्ड मेडल है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो 1988 का जो ओलंपिक खेल हुए थे 1988 के, वहां पर इन्हें एक मेडल मिला था। और उससे पहले मोहम्मद बशीर ने 1960 के ओलंपिक में, रोम ओलंपिक खेलों में कुश्ती में वो पदक दिलाया था। कुश्ती में और मुक्केबाजी में कांस्य पदक जरूर हासिल हुए थे, लेकिन वो हुसैन शाह का पदक था 1988 में जो पाकिस्तान को मिला था। लेकिन बाकी सारे पदक जो है हॉकी में मिले हैं। और हॉकी में भी आलम यह है कि इस बार टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई, पिछली बार भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, और उससे पिछली बार भी क्वालिफाई नहीं कर पाई ओलंपिक के लिए। ठीक है, हमने भी एक बार मौके पर क्वालिफाई नहीं किया था 2008 में, लेकिन उसके बाद से हमारी हॉकी फिर से रिवाइव हुई। 2012 में हमने क्वालिफाई किया, और उसके बाद 16 में हम तो लगातार क्वालिफाई करते आ रहे हैं, और पिछले 2 बार हमारा मेडल भी है, ओलंपिक में मेडल है। तो ये अपने आप में बड़ी कामयाबी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अब इस खिलाड़ी को थोड़ी सी तजुर्बा अपना वो दिखाना चाहिए, मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। अब तजुर्बा तो दिखे इनको, जेवलिन करते करते हो गया है, लेकिन किसके साथ फोटो खिंचाना है, किसके साथ नहीं खिंचाना, किसके साथ दूरी बनानी है, किसके साथ नजदीकियां रखनी है, इसका आपको आकलन होना चाहिए। नहीं होगा तो कहीं सुशील जैसा हाल ना हो जाए। आप देखिए, बहुत बड़ा भारतीय कुश्ती के इतिहास का सबसे बड़ा पहलवान आज सलाखों के पीछे है। ये नादानी, ऐसी भी नादानी क्या, मैं कहूंगा ये बात उन पे भी लागू होती है और ये नदीम पर भी ये बात लागू होती है। और अगर आप
देखें तो इनको अब जिस तरह से इनाम दिए जा रहे हैं वो बड़े मतलब मैं तो कहता हूं कि इसको पैसों से बिल्कुल सराबोर कर देना चाहिए। जो गरीबी इस खिलाड़ी ने देखी है वो गरीबी के दिन अब इनके खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन इनको इनाम में कोई ऑल्टो दे रहा है, कोई भैंस दे रहा है। अब देखिए ठीक है, रोजर फेडरर को भी दी थी, सुशील को भी दी थी इनकी कामयाबी पर, लेकिन अब थोड़ा सा आप अगर देखें तो वहां ऑल्टो की कीमत पाकिस्तान में 23,31,000 रुपए है, लेकिन भारत में 3.25 लाख रुपए में ऑल्टो मिल जाती है। 3.25 लाख से लेकर 5,12,000 रुपए के आसपास जो है आप ऑल्टो ले सकते हैं। लेकिन बहुत से घरों में अब जो है इसको एक बहुत हल्के किस्म की गाड़ी माना जाता है। हालांकि गाड़ी अच्छी है, मैंने भी चलाई हुई है, लेकिन अब जो है समय के साथ साथ आप जो है बदलाव का दौर आ गया है। और आज भी हम अगर एक ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर को इनाम में ऑल्टो प्राप्त करते हुए देखते हैं, भैंस प्राप्त करते हुए देखते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा पाकिस्तान में प्रोफेशनलिज्म की कमी है और उसमें सुधार आना चाहिए। और जो पाकिस्तान के मैं पुराने रिकॉर्ड्स देख रहा था, कई ऐसे खिलाड़ियों का मुझे पता चला तो बड़ा दुख हुआ मुझे कि वहां अवार्ड्स की घोषणा कर दी जाती है लेकिन अवार्ड्स मिलते नहीं हैं, मतलब उसकी राशि नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स जो हैं बहुत ही शर्मनाक है मैं कहूँगा। और एक खिलाड़ी ने जो देश का नाम रोशन किया है उसको इनामों से जरूर सुसज्जित करना चाहिए। उससे बाकी खिलाड़ियों में बहुत ही जोश पैदा होता है, उनमें भी उनका मनोबल बढ़ता है। आप हरियाणा को देखें, आज हरियाणा में होड़ लगी हुई है कि जो इनामी राशि है या एक सरकारी नौकरी है वो पाने की होड़ लगी हुई है और खिलाड़ी अपना तन मन से पूरी जान लगा देते हैं खेलों की दुनिया में। और आज देखें तो 2% आबादी हरियाणा की है, लेकिन भारत को कई खेलों में तो ये 70% मेडल तक दिलाता है। ऑन एन एवरेज 40 से 50% मेडल तो हरियाणा के होते ही हैं। तो आप सिनेरियो पूरा चेंज हो जाता है जब आपको मेडल मिलते हैं। तो मैं समझता हूं कि यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और साथ ही मैं नदीम से भी एक अपील करूंगा कि अरशद नदीम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत ऐसे खिलाड़ी आपको सेंचुरीज में मिलते हैं। तो ये खिलाड़ी अभी इससे और ऊपर जा सकता है। जो 92.97 मीटर भाला फेंका, यानी 3.52 मीटर भाला भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से भी, जो हमारे भारत में बहुत बड़े रोल मॉडल हैं, उनसे भी उन्होंने अधिक फेंका है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि इस खिलाड़ी को बिल्कुल आपके लिए वो धरोहर है, उसका सम्मान होना चाहिए। और उस धरोहर का भी कर्तव्य बनता है कि वो कम से कम ऐसे चेहरे जो हैं, विवादास्पद चेहरे जो हैं, उनसे दूरी बनाए। क्योंकि मोहम्मद हारिस डार एक भारत विरोधी भाषण करने के लिए मशहूर माने जाते हैं। मिल्ली मुस्लिम लीग जिसकी संरचना, जिसको गठन जो है वो हाफिज सईद ने किया है, ऐसे आतंकवादी के साथ यदि ये दिखाई देंगे तो उससे स्थितियां और ज्यादा खराब होंगी और इनका नाम भी गलत चीजों के लिए याद किया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा खिलाड़ी इन सब चीजों से दूरी बनाए। जितनी जल्दी दूरी बनाएंगे उतना अच्छा है। मैं तो चाहूंगा कि वो मीडिया में इस तरह का बयान भी जारी करें कि मेरा उनसे कोई संबंध नहीं था, जो कुछ हुआ ये अनजाने में हुआ, मैं उनके साथ बैठा जरूर, लेकिन मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, ना मैंने उनको बुलाया। लेकिन उनको ये सारी चीजें क्लियर जरूर करनी चाहिए। अपनी राय दें इस पूरे मामले के बारे में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।